गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा, जहां हम साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी के टॉपिक्स की स्टडी कर रहे हैं। हम एक साइकोलॉजी के आज बेहतरीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साइकोलॉजी का बेस है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जब आता है बेटा, इस स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को जो बताने वाला है, वो बताने वाला कौन है बेटा? सिगमंड, SIGMOND, सिगमंड फ्रॉइड नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में बताया। तो इसने क्या बताया सिगमंड फ्रॉइड ने? एक बार तो बताया कि हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। और बेटा दूसरे शब्दों में इसने जो बताया हमारे माइंड की स्टेट कि हमारे माइंड को जो हमने डिवाइड किया गया है वो होता है एक तो अनकॉन्शियस, एक तो होता है बेटा अनकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है प्री कॉन्शियस। मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिगमंड फ्रॉइड इज द ग्रेट साइकियाट्रिस्ट इन आवर साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे साइको एनालिटिकल थ्योरी भी दी थी। मैं आपको बता दूं, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसको बोलते हैं बेटा। जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसको नॉर्मली साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी हुई थी। तो दोस्तों, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है, तो आपको बताना है साइको एनालिटिकल थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। According to Freud, our personality develops from the interaction among what we propose as the 3 fundamental structure of the human mind. हमारी जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी हमारी इड, ईगो और सुपर ईगो पर डिपेंड करती है। मींस इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारी पर्सनालिटी निर्भर होती है कि हम कैसी पर्सनालिटी के हैं। दुनिया के अंदर हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। कई बार कई लोगों, कई फैमिली मेंबर्स को, कई घर के बच्चों को मैंने बहुत बार बताया, कई लोग शिकायत करते हैं, सर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है। तो मैंने उनको बोला कि दुनिया के अंदर हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, हर बंदे की पर्सनालिटी अलग है। एक मां से 3 बच्चे या 4 बच्चे, जो भी 2 बच्चे पैदा होते, उन दोनों बच्चों की पर्सनालिटी अलग होती है। एक आपकी सुन सकता है, एक थोड़ा सा बदमाश हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड एंड मैच्योरिटी क्या होती है फादर मदर की, कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करे, वो समझे। इट्स अ नेचुरल, दे आर डिफरेंट। समझ में आया ना? कई बार कई लोगों के हो जाते हैं ना, बच्चे एक लाडला और एक दुश्मन, 2 बच्चे बन गए। लाडला में जो माँ की तरफ हाँ हाँ करता रहता है वो लाडला बन जाता है, और जो क्वेश्चन राइज करता है वो दुश्मन बन जाता है, जो बातें करता है वो दुश्मन बन जाता है, जो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन एज एक मैच्योर फादर को ये समझना चाहिए, एज मैच्योर पेरेंट को ये समझना चाहिए, बोथ आर डिफरेंट। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग दिस 3 स्ट्रक्चर, इन 3 स्ट्रक्चर के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड आवर एफर्ट्स टू फाइंड बैलेंस अमॉन्ग व्हाट ईच ऑफ देम डिजायर्स डिटरमाइन हाउ वी हैव एंड अप्रोच द वर्ल्ड। बेटा एक शब्द आता है, हम लोग दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं? हम लोग हमारी डिजायर को पूरा कर रहे हैं। डिजायर, डिजायर, वो डिजायर नहीं, मारुति डिजायर, वो वाली डिजायर नहीं, हमारी डिजायर, मुझे ये करना है डिजायर। ये तीनों उस डिजायर के अंदर रोल प्ले करते हैं। इसने लिखा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग दिस 3 स्टेप्स। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे? मुझे करोड़ों रुपए अर्न करने, करोड़ों में इड, इड का मतलब है या तो एक ऐसा तरीका कि मैं चोरी कर लूं, एक साथ यदि बनना है तो ये कहेगा जल्दी कमाओ। ईगो कहेगा नहीं ये गलत रास्ता है, मत करो ऐसा। लेकिन तो भी पर्सनल उस टाइमिंग के लिए वो करवा डालेगा। सुपर ईगो मॉरल वैल्यूज के साथ रहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा करना ही नहीं है। जैसे कई लोग इसको समझाते कैसे बेटा, इड मींस इड लाइक ए किड्स, ईगो मींस लाइक ए फादर, और सुपर ईगो लाइक ए ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मींस सुपर ईगो हैविंग ए मॉरल वैल्यूज। यदि आप ऐसा करोगे, चोरी करोगे, छीना झपटी करोगे, दुश्मनी करोगे, दूसरे के लिए बुरा सोचोगे, तो आपके संग बुरा होगा। उसके डर से हम वो काम नहीं करते हैं। मैं आगे समझाऊंगा। व्हाट बैलेंस बी स्ट्राइक इन एनी गिवन सिचुएशन। हमारी हर सिचुएशन के अंदर इड ईगो एंड सुपर ईगो का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे, अब सुनना मेरे बेटे, मेरी बात सुनना, एक डिजायर हमारे मन में आई,
हम अंगूर के ठेले के पास खड़े हुए थे और हमारे मन में डिजायर आई मैं अंगूर तोड़ू और खाऊं। हमने एक खा लिया, दो खा लिए, तीन खा लिए, चार खा लिए, पांच खा लिए, हम खाए जा रहे लगातार। तो अंदर से आवाज आ रही है, ये जो हम कर रहे, हमारे मन में जो आया हमने किया, ये हुआ हिड। ईगो कहता है भाई दो चार खा लिए, अब रहने दे यार, अब रहने दे, नहीं अच्छी बात नहीं है, अभी कुछ कह देगा, फिर भी हम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ईगो। सुपर ईगो क्या हुआ है? डोंट डू इट मैन, अदरवाइज ही विल गिव वन स्लैप ऑन योर चीक। ये क्या हुआ? ग्रैंडफादर लाइक बिहेव। ये सुपर ईगो हुआ जिसने आपको मॉरलिटी बताई कि ऐसा नहीं करना चाहिए और आप गलत कर रहे। इड ने तो क्या किया? कर डालो बच्चे की तरह, कुछ इच्छा मन में आई, कर डाला, सेटिस्फेक्शन हो गई। ये हमारा इड होता है। ईगो, करने की इच्छा आ रही है, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो कोई भी डिजायर हमारे मन में आती है, उसके संग में कॉन्फ्लिक्ट आता है, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करते हैं? इन तीनों का बैलेंस। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, आपके बिहेवियर के तीन ये कंपोनेंट होते हैं जिनका जरूरी है। इड, इड का मतलब है आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। इड का मतलब है आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ। इड के लिए समझ लो बेटा, आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, मुझे अभी करना है। इड के बाद ईगो, ईगो के अंदर क्या होता है? मे वी कैन कंप्रोमाइज, मे वी कैन कंप्रोमाइज, कोई नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं है। और एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो के अंदर क्या लिखते हैं? इट्स नॉट राइट टू डू दैट, ये करने का सही समय नहीं है। इट्स नॉट राइट टू डू दैट, या इट्स नॉट राइट टू डू दैट, ये राइट टू डू दैट मीन्स ये करने का सही तरीका नहीं है या सही वे नहीं है। तो ये तीनों वर्ड आपके समझ में आए, ईगो एंड सुपर ईगो। According to Freud, the job of ego is to balance the aggressive pleasure-seeking drives of the id with moral control of the super ego। देखो कितनी बढ़िया बात इसने लिखी है। इसने बढ़िया बात क्या लिखी है बेटा, कि जो इड होता है ना हमारा, ये प्लेजर, यार मैं इस लड़की को करूं क्या प्रपोज, दे दूं क्या फूल इसे ले जाके, बोल दूं क्या इसे ले जाके, ये इड प्लेजर सीकिंग, मैं जा रहा हूं कर डालू, ये आपका इड बोल रहा है। ईगो क्या कहेगा? मत कर, छोड़ दे, टाइम खराब हो जाएगा। सुपर ईगो क्या कहेगा? करना नहीं, दो भाई है संग में आते उड़ा देंगे। सुपर ईगो इज द मोरल वैल्यूज। और ईगो क्या करता है बेटा? ईगो इज द बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। देखो इसने एक लाइन लिखी है फ्रूड ने, द जॉब ऑफ द ईगो इज टू बैलेंस द एग्रेसिव प्लेजर सीकिंग ड्राइव्स ऑफ द इड विद मॉरल कंट्रोल ऑफ द सुपर ईगो। इसका कहने का मतलब यह है बेटा, जो इड का बिहेवियर होता है प्लेजर सीकिंग मींस आनंद लेने का, और इन मॉरल वैल्यूज, इन दोनों के बीच को बैलेंस कौन करता है? ईगो। समझ में आई लाइन? अब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव थ्री स्ट्रक्चर कंसर्न विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये मैं रब कर देता हूं। इट क्या चाहता है? इट ये चाहता है मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, मेरे को चाहिए, मैंने ले ली, जैसे बच्चे को चाहिए पापा मुझे ये टॉय चाहिए, बस। अब वो टॉयज आपको दिलाना है, उसको नहीं पता क्या चीज है, कहां है क्या। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मींस, ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सेटिस्फेक्शन तो मींस एक छोटा लेवल, ग्रेटिफिकेशन मींस अपर मोस्ट, या सेटिस्फेक्शन से बड़ी बात को ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। समझ में आया मेरे बहन? इट ऑपरेट्स एंटायरली अनकॉन्शियसली आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियस माइंड। जो हमारा इड है, ये इड अनकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेटी, आपको यदि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पूछा जाए तो आपको सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिखना है, आपको इड, ईगो, सुपर ईगो बताने, आपको प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लिखना है। मजा आ जाएगा सतरंगी वालमा पिक्चर की तरह। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कौन सी पिक्चर का नाम है।
For example, for example, if your id walked past a stranger eating ice cream, आपका id कह रहा है सामने एक अजनबी आइसक्रीम खा रहा है, it would most likely take the ice cream for itself. It doesn't know or care that it is rude to take something belonging to someone else. इसका कहने का मतलब ये बेटा, इट मींस यदि कोई सामने वाला आइसक्रीम खा रहा है और एक आइसक्रीम उसके हाथ में है, तो हमारा मन यूं कहेगा जाके इसकी आइसक्रीम छीन लाऊं और मैं खा जाऊं, बिना कुछ जाने कि वो रूड है, क्या देगा नहीं देगा क्या करेगा, उससे पहले नहीं मैं जाके लेके आ जाऊं और खाने लग जाऊं. दिस इज ऑन अवर इड. इड क्या होता है? प्लेजर सीकिंग. इफेक्ट नहीं पता होता ना. लव क्या होता है? इड, प्लेजर सीकिंग. आई लव यू बोलने में कुछ लगता थोड़ी है, पता पड़ता है जब रोज ना रोने होते हैं, जब वो मुझे छोड़ के चली गई इश्क में क्या करे, हम दफना दिए गए. वो मुझे छोड़ के चली गई इश्क में हम दफना दिए गए. जालिम यही करने के लिए क्या बचे थे हम, जो कर गए वो गलत कर गए. तो है क्या बेटी, मैं आपको जो समझाने की बात कर रहा हूं बेटा, इड जो होता है हमारा, ये इड क्या होता है? प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड होता है, बच्चे की तरह होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगता है. ग्रेटिफिकेशन मींस सेटिस्फेक्शन. जब हम सुपर ईगो की बात करते हैं, सुपर ईगो, क्रिकेट में होता है सुपर ओवर, या होता है सुपर ईगो मींस ईगो का बाप. बच्चा हुआ इड, ईगो हो गया बाप, सुपर ईगो उसका भी बाप मींस दादाजी, जैसे साहिल के दादाजी. डोंट डू लाइक दैट. मॉरल वैल्यूज. सुपर ईगो इज कंसर्न विद सोशल रूल एंड मॉरल्स सिमिलर टू व्हाट मे पीपल कॉल देयर कॉन्साइज एंड देयर मोरल कंपास. देखो कितनी बढ़िया चीज इसने लिखी है कि बेटा ये जो सुपर ईगो डिपेंड करता है सोशल रूल्स एंड मॉरल वैल्यूज. सोशल रूल्स एंड मॉरल वैल्यूज. जैसे हमारे यहां यदि दिल्ली के अंदर तुम ओपन में यदि अल्कोहल लेते हुए पकड़े गए तो अंदर धर दिए जाओगे. यही आप गुड़गांव में जाओगे तो खुले में कर सकते हो. ये क्या हुआ? सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के ऊपर आपको बताया है कि इफ यू आर डूइंग दिस कंडीशन हियर यू विल बी पनिश्ड. It develops as a child learns what their culture considers right and wrong. एक बच्चा जैसे अपने इस कल्चर से सीखता है कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है. पिताजी सिखाते हैं ना, यदि पिताजी जेब कतरे तो बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, जेब काट के लाया, ओ वेरी गुड, ओ आई लव माई सन. मैं 1000 की जेब काटता था, मेरा बेटा 5000 की काट के लाया, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन. और यदि पता पड़े कि बच्चा पेंसिल चोरी करके लाया है और पिताजी उसकी पूजा कर रहे हैं. हमारा बच्चा यदि पेंसिल भी ले आता है तो हम दूसरे दिन स्कूल में जाके मास्टर को बता देते हैं, उसको बताते हैं, क्योंकि चोर थोड़ी बनाना है, चोरी करेगा तो गलत काम है ना. ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? सुपर ईगो में. इट डेवलप्स ए चाइल्ड लर्न्स व्हाट देयर कल्चर कंसीडर्स राइट एंड रॉन्ग. उसकी कल्चर उसे बताती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. जो रईसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पापा मम्मी और बेटे दोनों बैठ के शाम को वाइन के रेड रेड गिलास झलक लेते हैं, मम्मी चेस, पापा चेस, दैट्स देयर कल्चर. और हमारे यहां यदि चेस कर दिया तो पापा जी तुम्हारी चेस बना देंगे. तो किसको चेस बनना है, वैसे चेस करो. तो बेटा है क्या है? अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर, मॉरल वैल्यूज, हमारा सुपर ईगो का बिहेवियर डिपेंड करता है. हमारी कल्चर वैल्यूज मींस यदि हमारे यहां पर बहन को रिगार्ड दिया जाता है, मां को रिगार्ड दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, अतिथि को रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो उनके संग मॉरलिटी भी जुड़ी होती है कि क्या मॉरल वैल्यूज है हमारी. If your super ego walked past the same stranger, it would not take their ice cream because it would know that would be rude. अब वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल दिया हमने कि एक अजनबी आइसक्रीम खा रहा है और उसके हाथ में एक आइसक्रीम है, तो आपका इड क्या कहेगा? जाके उससे आइसक्रीम छीन ला और खा ले. ये प्लेजर सेकिंग इड आपका हो गया. सुपर ईगो क्या कहेगा आपका कि भैया आइसक्रीम लेनी नहीं है, वो बहुत रूड आदमी भी हो सकता है, तुमको ठोक बजा देगा. आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं भैया, अपने 20 रुपए निकाल लो, आजकल आइसक्रीम 20 रुपए की आती नहीं है, पर 20 रुपए निकाल लो और आइसक्रीम खा लो, सस्ती वाली खा लो, उसकी पे नजर मत गड़ाओ. So, however, if both your id and your super ego were involved and your id was strong enough to override your super ego concern, you would still take the ice cream, but afterward you most likely feel, अरे क्या बात लिखी है यार, क्या बात लिखी है.
मजा आ गया। इंग्लिश में बता रहा हूं, फिर हिंदी में समझाऊंगा, बहुत मजा। हाउ एवर इफ बोथ यूर इड एंड योर सुपर ईगो वर इन्वॉल्व, आपके पास इड और सुपर ईगो है और आपने आइसक्रीम को या किसी काम को करने के लिए इड के भरोसे वो काम कर डाला। अरे सामने रखे हुए खाना किसी का 12 बजे, एग्जांपल देता हूं, 1 बज रहा है, किसी ने अपने लिए खाना मंगवा के रखा हुआ था, हमें भी भूख लग रही थी, हम आ गए थे, हमने देखा कोई नहीं है आसपास में, हम खट 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 खा गए। इड क्या हुआ, वो प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड हुआ। अब यदि इड और सुपर ईगो मेरे पास है, यदि इड और सुपर ईगो दोनों मेरे पास है, तो इड में यदि मैंने वो खाना खा लिया तो सुपर ईगो मुझे पनिश करता रहेगा कि तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें माननी किसकी चाहिए, सुपर ईगो की, क्योंकि दैट्स हैविंग मॉरल वैल्यूज। एग्जांपल देता हूं दूसरा भी यार, मैं कहीं जाता हूं, देखो प्राइवेसी लीक नहीं करनी चाहिए, मैं कहीं जाता हूं, कहीं धार्मिक यात्रा पे गया, वहां भंडारे भी होते हैं, लोग खाना भी खिलाते हैं, लोग काम भी करते हैं, सब कुछ किस्म के लोग होते हैं। पहले मैं इड के चक्कर में क्या करूं, ओह इमरती खा लो, ओह समोसे खा लो, ओह कड़ी चावल तो खाते ही नहीं हम, ओह बढ़िया रोटी पूड़ी सब्जी आए है, मजेदार आलू की सब्जी खाओ, पता पड़े वो यात्रा तुम्हारी 8-10 घंटे की में तुमने खा के बढ़िया मजे, इतना बढ़िया खाना तुम्हारे घर में नहीं मिला, तुमने वहां खा लिया। ये क्या हुआ, इड। और सुपर ईगो मीन्स, एक दिन मैंने एक महाराज जी के भजन सुने प्रेमानंद, उन्होंने बोला भाई यदि तुम कर्मस्थी हो और कमाते करते हो और गृहस्थ आश्रम में रहते हो और तुम्हारे पास पैसा है, तो यदि तुम किसी धार्मिक काम में जाते हो तो वहां खाना नहीं है तुम्हें, तुम अपने पैसे से खिला सकते हो तो खिलाओ, वरना कम खा लो, नमक रोटी खा लो और वापिस आ जाओ, वरना आपका प्रताप लॉस हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, नहीं खाता। अब मेरा इड भागता है, समोसे तो ले लू, 31 जन को गए, 31 दिसंबर को गया, बहुत सारे आइटम होए, बाराती बारात लगी हुई है, मन करे बार बार ले लूं, इड कह रहा है ले ले, प्लेजर सीकिंग, चाय समोसे पकौड़िया कचौड़िया बहुत बढ़िया मेवा मिष्ठान, इड कह रहा है ले ले खा ले मजा आ जाएगा, देखना गरम गरम पकौड़े बन रहे हैं। लेकिन सुपर ईगो कह रहा है, वो बाबा याद है ना क्या बोलते हैं, मोरल वैल्यूज। और यदि वो मैंने काम कर लिया होता तो सुपर ईगो मुझे मारता, तो बोला था ना पहले नहीं करना था, अब कर लिया, हो गया तू भ्रष्ट, चलता रहेगा ना माइंड में। सुपर ईगो वैल्यूज, रिग्रेट, रिग्रेट आपको करता रहेगा, फील गिल्ट, शेम ऑन योर एक्शन, वो आपके एक्शन पे शेम, शर्म और गिल्ट महसूस करवाता रहेगा। समझ में आ रहा है, मजे से आ रहा है। अब साइकोलॉजी का बहाव बहेगा, हम नदी में उतरेंगे, डूबेंगे और मजे से साइकोलॉजी बात लेके आएंगे। हम लोग हमारी जिंदगी में साइकोलॉजी बात स्टार्ट हो गया है। साइकोलॉजी बात का मतलब ये नहीं कि कल तुम पानी के अंदर साइकोलॉजी घोलो और फिर उसमें डूबो फिर कहो साइकोलॉजी बात। साइकोलॉजी बात का मतलब है हम साइकोलॉजी पढ़ाएंगे और उस साइकोलॉजी में हमें डूब जाना है, जब भी तो हमारे सब्जेक्ट भी रोम रोम से निकलेगी और मन खुश हो जाएगा। ये हमारे साहिल भाई बोल रहे थे, इन्होंने हमें बोला है कि सर आप यदि ऐसा बोल देंगे तो हम तुम्हें गोलगप्पे खिलाएंगे, इस कारण बोला है हमने। नेक्स्ट आता है ईगो। मजाक कर रहा हूं भाई, कोई गोलगप्पे नहीं खिलाता है मेरे को, मैं वैसे ही बोल दिया इसको। नेक्स्ट आ जाता है ईगो। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई, हमने ये पढ़ा था कि यदि इड और सुपर ईगो को बैलेंस में कौन करता है, ईगो। ठीक है बेटा, मींस इड और सुपर ईगो को बैलेंस में कौन करता है, ईगो। ये समझ में आई बेटी। द कॉन्ट्रास्ट टू द इंस्टिक्चुअल id and the moral super ego, the ego is the rational pragmatic part of our personality। देखो कितना बढ़िया बात इसने लिखी है यार, मजा आ गया। इसका कहने का मतलब मेरे बहन, इसका कहने का मतलब यह है कि इड तो आपका किड्स होता है, एक बच्चे की तरह व्यवहार करना होता है। ईगो आपको रेशनलाइज बता देगा कि आपने चोरी की तो मारे जाओगे, ये रेशनल है। और सुपर ईगो आपको मॉरल वैल्यूज बता देता है कि भैया पकड़े गए तो जेल हो जाएगी, तो करना ही नहीं है। कई बार होता है ना, हम गलत काम करने से डरते हैं, लेकिन जस्ट एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड के लिए। सुना,
जस्ट एक प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड के लिए आपने वो ऑफेंस और आपने वो काम कर दिया, जस्ट थोड़े से प्लेजर के लिए, तो जो किया तो वो इड हो गया। आपको पता पड़ा भाई आप ये करोगे तो ये गलत बात है, वो आ गई आपका ईगो, और सुपर ईगो क्या हो गया, मॉरल वैल्यूज के साथ। ये समझ में आया? ईगो के अंदर हमेशा रैशनल, वो बता देगा यदि आप चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो जेल भी हो सकती है, तो करना नहीं है। सुपर ईगो कहेगा करना ही नहीं है, बहुत गलत काम है, छोड़ इसको। तो ये चीज समझ में आई आपको? जैसे हमारे माइंड के अंदर जब बात आती है बेटा कि हमारे जैसे किसी ने जो समझाया है द इड ईगो एंड सुपर ईगो को, किसी ने समझाया आइसबर्ग की तरह, तो जब हम एक यूं इस तरीके की लाइन देखते हैं तो जो हमारे माइंड का ऊपर का ये लेवल होता है इसको कॉन्शियस बोलते हैं, और जो ये नीचे का लेवल होता है इसको ऐसे ऐसे करके घुमा लो भैया, इसको ऐसे ऐसे करके घुमा लो, तो इधर वाले को क्या बोल देते बेटा, ईगो बोल देते, और इस वाले को इड बोल देते, और इस वाले को क्या बोल देते हैं बेटा, सुपर ईगो, और ये हो जाते हैं हमारे अनकॉन्शियस। समझ में आए बेटे? अनकॉन्शियस नीचे की साइड लिख लो भाई, क्योंकि माइंड जो ऊपर सुपर ईगो की तरफ बढ़ता जाएगा तो आप कॉन्शियस होते जाएंगे, अनकॉन्शियस तो नीचे की तरफ आता ही है अनकॉन्शियस। ये डायग्राम से समझ रहे हो आप? डायग्राम से आप समझ रहे हो? इसको आइसबर्ग फिनोमिना की तरह हम लोग समझ सकते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर हमने डाला तो जो डूबा हुआ उसका हिस्सा है उसके अंदर सुपर ईगो ईगो इड आ गए, और जो ऊपर निकला हुआ हिस्सा जो बर्फ का ऊपर का हिस्सा दिखता है उसको बोलते हैं हम कॉन्शियस माइंड। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, आप कौन हो, कहां हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किधर जाना है, क्या करना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम करनी है, मां बाप, सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, दैट इज कॉन्शियस। आजकल हम लोग कॉन्शियस है ही नहीं है भाई। हमारी पेंट पीछे से फट जाती है, पड़ोसी बताता भाई साहब फटी हुई है सिलवा लो, भाई साहब चेन खुली हुई है लगा लो, भाई साहब आज तो शक्ल बुरी लग रही है तुम्हारी। वी आर नॉट कॉन्शियस यार। कॉन्शियसनेस क्या होती है? गोल ओरिएंटेड, सब कुछ पता हो, माइंड का क्लियर विजन हो, चेतना जागृत हो, उसको पता है मेरा रूट ये, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है यार, मेरा ये रास्ता है, मेरी ये मॉरल वैल्यूज है, मेरी ये चीज है। हम लोग इन सब चीजों से निकल के आज जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं वो इस 100% कॉन्शियस होने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं कि आई हैव टू बी 100% कॉन्शियस। जो मैं 60-70% के लेवल पर कॉन्शियस हूं, मुझे ये चीजें करनी है, और ये लेवल जब अचीव कर लूंगा तो ये सब दुनिया नीचे हो जाएगी, ये सब नीचे हो जाएंगे। समझ में आए भाई? ईगो, इट इज लेस प्रिमिटिव देन इड एंड इज पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस। इसने बोला देखो भाई, सुपर ईगो जो होता है, सुपर ईगो तो हमेशा कॉन्शियस ही रहता है, इड अनकॉन्शियस रहता है, और ईगो पार्शियली कॉन्शियस और पार्शियली अनकॉन्शियस रहता है। मींस ये बीच का लाल है, तुम जिधर लुढ़काओगे उधर लुढ़क जाएगा। It's what Freud considered to be self, and his job is to balance the demands of the id and super ego in the practical context of the reality। कितनी बढ़िया बात की बेटा, id और सुपर ईगो के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, रियलिटी को मेंटेन करने के लिए ईगो बनाया गया है। समझ में आया बेटा? So if you walk past the stranger with ice cream, जैसे इसने आइसक्रीम के लिए बताया है, well this may mean you have to wait 10 more minutes, which would frustrate your ego decide to make sacrifice and a part of compromise satisfying your desire। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि वो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है और उस स्ट्रेंजर के पास वो आइसक्रीम रखी हुई है, तो आपका इड कह रहा है जाके ले आओ, सुपर ईगो कह रहा है नहीं जाना। अब आप बैठ गए, लाऊं ना लाऊं, कैसे लाऊं कैसे जाऊं, और सोचे जा रहे। आपका ईगो इड, यदि उस दौरान आपका इड ज्यादा इफेक्ट में आया तो आप कहेंगे छोड़ना यार ले ही आता हूं, और यदि ईगो ने बैलेंस कर दिया तो बोलेगा 10 मिनट बाद चलना यार ये लेना नहीं है। पहले इड एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता भी है। अब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, दूसरे की पेंसिल देखी, पेंसिल ले ली, चोरी कर ली उन्होंने, ये क्या हुआ? इड, जस्ट एक हैप्पीनेस के लिए। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, एज में भी बढ़ते हैं, तो अब हम लोग हर चीज किस पर डिसाइड करते हैं? सुपर ईगो पर। इसको क्या बोलना है, क्या मॉरल वैल्यूज है उसके साथ, जब भी करते हैं। अरे मेरे पास रात को मैं 11 बजे किसी स्टूडेंट को कॉल किया है,
ये क्या सुपर ईगो? बच्चों को कॉल करना नहीं करना, मॉरल वैल्यूज क्या कहती है आपकी, दिस इज सुपर ईगो। बहुत एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन समझ में आ गया होगा यार। एग्जांपल तो साइकोलॉजी हमारा भंडार है, जितना ज्ञान करेंगे उतना ही राधे राधे होता रहेगा। समझ में आ रहा भैया? सो फ्रूड believe that the id ego and super ego are in constant conflict and the adult personality and behavior are rooted in the result of these internal struggle throughout the childhood। ये सारी चीजें चाइल्डहुड स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करती है। चाइल्डहुड स्ट्रगल के ऊपर मींस, देखो इसने कितनी बढ़िया चीज कही है। इड, बचपन में बच्चा प्लेजर सीकिंग के लिए पेंसिल चोरी करके लाया, बाप ने उसे डांट दिया तो दोबारा उसका इड डैमेज नहीं होगा। वो छोटी मोटी चीज के लिए, छोटी सी हैप्पीनेस के लिए चोरी नहीं करेगा, और यदि उसे वही एप्रिसिएशन मिल गया तो वो दोबारा एक्टिविटी करेगा। तो इसने क्या बोला, फ्रूड ने बोला, ये साइकोलॉजिस्ट हमारा ग्रेट साइकेट्रिस्ट सिगमंड फ्रूड ने बोला है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एंड दैट एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर आर रूटेड, और एडल्ट की जो पर्सनालिटी होती है वो पर्सनालिटी इन तीनों के कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल जो चाइल्डहुड में था उससे मिलकर पर्सनालिटी बनती है। समझ में आया बेटे? आपको यदि एक बार अंगूर वाला जोर से 2 अंगूर उठाओ और थड़ाक तुम्हारे गाल पे दे दे, आपको तुरंत याद आ जाएगा, मुंह से भी निकाल के वापस कर दो, भाई साहब जोड़ रहा हूं इसको दोबारा, तुरंत कहेगा हेड आपका। अब वो क्या कर रहा है, वो भी सोच रहे बेचारा ले जाए तो ठीक है यार, काम तो चल रहा है, 2 अंगूर इधर कम कर देंगे। नहीं करेंगे तो उनका दिल तो इतना बड़ा होता है, जो छोटा आदमी होता है उसका दिल ज्यादा बड़ा होता है रादर देन रिच पर्सन। वो कहेगा खा ले यार। किसी ठेले वाले से पूछना, भाई साहब एक अंगूर दे देना, भाई साहब थोड़े से अंगूर दे देना, थोड़े से सेब दे देना, बोलेगा ले लो भाई साहब। वो छोटे लेवल पे हजारों का काम कर रहा है, और भाई तुम एक बिजनेसमैन से लाखों करोड़ों के काम करने, भाई साहब 1000 रुपए देना होगा, क्या होगा? जबकि वो 1000 रुपए उस बिजनेसमैन के लिए अंगूर है और उसके लिए भी वो अंगूर है। तो बेटा हमारी जो पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इन तीनों चीज के ऊपर डिपेंड पड़ती है। हमने बहुत डिस्कशन किया, आपको समझ में आया होगा इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में, आ गया समझ में? अब हम डिस्कशन करते कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये हम इसको हम मिटा देते हैं इंग्लिश में, जिसको रब करना बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते बेटा हमारे माइंड के 3 लेवल होते, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब देखो यहां भी सिगमंड फ्रूड, ये पूरी थ्योरी जो है ना बेटा, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रूड है। मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, समझ लेना। ये तुम्हें लग रहा हो कि गुरुजी के प्रवचन चल रहे हैं, तो गुरुजी के कोई प्रवचन नहीं चल रहे हैं। ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है सिगमंड फ्रूड की। मैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड समझा रहा हूं आपको शब्दों में ये बोल रहा हूं कि कई लोग इसको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोल देते हैं। जब हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में तो हम डिस्कशन कर चुके। अब हम डिस्कशन करेंगे भैया, डिस्कशन करेंगे ऐसे नहीं है जैसे हवन करेंगे, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। एक गाना आया ना कल, साहिल गा रहा था, हवन करेंगे हवन करेंगे, प्री कॉन्शियसनेस, है ना साहिल? तुम्हें इस गाने से बहुत लगाव है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस। हम डिस्कशन करेंगे, हवन साहिल करेगा। जब हम कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियस माइंड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सिगमंड फ्रूड did not exactly invent the idea of the conscious versus unconscious mind, but he certainly was responsible for making it popular, and this was one of the main of the contribution to the psychology। सिगमंड फ्रूड का ग्रेट कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी और साइकेट्री के अंदर। मैं एक थ्योरी और बताऊंगा आपको, पहले तो साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ लो, फिर साइको सेक्सुअल थ्योरी बताइए सिगमंड फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड हैज टोल्ड ए बेबी इज स्टार्टेड द सेक्स विद द मदर ओनली। एक बच्चा मां के साथ सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, अब तुम्हारा दिमाग जा रहा होगा वहीं कि कैसे करता है, क्योंकि तुमको तो पता ही वो है, हम तो कूड़े से निकल के आए। मैं समझाऊंगा क्योंकि अभी उस पर डिस्कशन करूंगा तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये पढ़ लेते फिर हम उसके बाद पढ़े।
तो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और प्री कॉन्शियसनेस फ्रूड ने 1905 के अंदर एक टॉपोग्राफिकल, हमारा भैया फ्रूड, ये फ्रूड ऐसे जैसे साहिल है हमारे 1900 और 1905 के अंदर एक साइकोट्रोफिकल मॉडल पेश किया भैया इसने, साइकोट्रोफिकल मॉडल पेश किया इसने इस सन के अंदर माइंड का, वेयर वाई डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द माइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसने क्या करा भैया 1900 और 1905 के अंदर एक साइकोट्रोफिकल मॉडल ऑफ माइंड, मॉडल ऑफ माइंड, ये याद कर लेना, जो बच्चे नॉर्सेट और इनकी एग्जाम देते हैं उनसे पूछ लिया जाता है, साइकोट्रोफिकल मॉडल कैन बी इज गिवन बाय, नॉट कैन बी नहीं, इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सन याद कर लोगे तो और भी मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा। फ्रॉइड यूज्ड द एनालॉजी ऑफ एन आइसबर्ग टू डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ द माइंड। अरे क्या बात लिखी है यार, फ्रॉइड ने बोला है कि भैया आइसबर्ग, सब जो भी आ रहा है ना भैया, सब लोग आइसबर्ग फिनोमिना, ये बहुत बड़ा शब्द बना दिया आइसबर्ग। जैसे भैया एक इसके अंदर इसने क्या करा, पानी भर दिया, पानी भरने के बाद इसने बर्फ की सिल्ली इसमें डाल दी, ये लो भैया, बर्फ की सिल्ली डालने में जो ऊपर निकला हुआ माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो नीचे पूरा डूब रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड है भैया, और ये जो इससे पहले जो आ रहा है वो प्री कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस, या दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो सेमी कॉन्शियस, कई किताबों ने लिखा हुआ है सेमी कॉन्शियस, या इसको बोल सकते हो सेमी कॉन्शियस। ये क्या हो गया, वेटिंग रूम, मैं समझाऊंगा आगे, बहुत मजा आएगा आपको। जिंदगी जियो तो जिंदा दिल जियो, वो ना, जियो तो जिंदा दिली से जियो, मुर्दे क्या खाक जिया करते, ये याद कर लो। तो बेट आइसबर्ग मींस ये पानी के टब के अंदर बर्फ की सिल्ली डाल दी, सिल्ली मींस बर्फ का पीस डाल दिया, ये नहीं तुम खरीद लाओ भाई 500 रुपए की बर्फ की सिल्ली और डाल दी, छोटी सी सिल्ली डाली। समझने का तरीका, इसने बोला कि जो सिल्ली का जो पार्ट डूबता नहीं है वो कॉन्शियस होता है ऊपर, और जो डूबा रहता है वो अनकॉन्शियस होता है, और प्री कॉन्शियस मींस एट द सेमी कॉन्शियस मींस ऑन द लेवल, ये बीच की जोड़ी है। अब हम इसको समझते हैं भैया, कॉन्शियस माइंड, कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये समझ में आया। साइकोट्रोपिकल मॉडल हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बोलते हैं। अब सबसे पहले आ गया कॉन्शियस माइंड। देखो बेटा एक चीज बताता हूं मैं, कॉन्शियस मींस अवेयरनेस। फ्रॉइड 1915, फ्रॉइड ने 1915 क्या किया, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के लिए मींस, बेटा मैं सिंपल शब्दों बता दूं, कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है अवेयर, जहां हमारे फीलिंग थॉट्स और हमें सब कुछ पता होता है, सारी कंडीशंस पता होती है, क्या ये होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मींस सामने शेर खड़ा है तो कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, चुपचाप लेट जा, सांस बंद कर ले वरना खा जाएगा। ये कॉन्शियस अवेयर, आपने सिचुएशन देखी, अवेयर हो गए आप, एग्जाम आ गई आप पढ़ने लग गए, कॉन्शियस माइंड। गाड़ी को इतनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाना है, रूल्स है, कोहरा पड़ा हुआ है, ये कॉन्शियस माइंड। 1915 में फ्रॉइड ने बोला था, कॉन्शियस माइंड विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ विच वी अवेयर एंड द सीन एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग का तो समझ में आ गया, जो ऊपर जो टिप रहती है उसको आइसबर्ग बोलते हैं। इसने बोला जिसके बारे में अवेयर रहते हैं उसको बोलते बेटा कॉन्शियस। फॉर एग्जाम्पल यू मे बी फीलिंग थर्स्टी एट द मोमेंट एंड डिसाइड टू गेट ए ड्रिंक। कॉन्शियस माइंड का कहने का मतलब है, आपको प्यास लग रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो भाई पानी ले आता हूं, पी लेता हूं, ये हो गया कॉन्शियस माइंड। दूसरा जो वर्ड वो आया प्री कॉन्शियस, या दूसरा वर्ड जो सेमी कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। बेटा देखो मैं आपको बता दूं, प्री कॉन्शियस या कई किताबों ने इसको सेमी कॉन्शियस लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं ये बीच की स्टेज है, जहां कोई पर्सन अनकॉन्शियस भी नहीं है और कॉन्शियस भी नहीं है, मींस वो किसी चीज के बारे में अवेयर भी है और नॉट अवेयर भी है। एग्जाम आ गई, कॉन्शियस स्टूडेंट क्या करेगा, स्टार्टेड स्टडी, अनकॉन्शियस क्या करे, अरे जोना चल चिल मार। प्री कॉन्शियस वाला क्या करे, अरे पढ़ तो लेते हैं भाई, कुछ तो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेगा फिर गए चिल मार।
तो बीच की जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्री कॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस। मैं आपको बता दूं, द प्री कॉन्शियस कंटेन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट ए पर्सन इज नॉट करंटली अवेयर ऑफ बट विच कैन इजिली बी ब्रॉट टू कॉन्शियसनेस। 1924 के अंदर ये बोला। मींस वो उन चीज के बारे में अवेयर नहीं है। आपको पता है, सुनो मेरी बेटी, एग्जाम आ गई, कॉन्शियस तो होता है यू स्टार्टेड स्टडी, ये कॉन्शियस भी हो गया। अनकॉन्शियस आइडिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो देख लेंगे, सोचना ही नहीं। प्री कॉन्शियस क्या होगा? यार एग्जाम आ गई है, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो प्री कॉन्शियस को क्या करता है आदमी? कॉन्शियस में ला सकता है कि भैया आ गई है एग्जाम, पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ये वर्ड समझ में आया? प्री कॉन्शियस को कॉन्शियस में ला सकता है। मींस कहने वाली कंडीशन सेमी कॉन्शियस समझ में आया? कॉन्शियस जैसा। इट एग्जिस्ट जस्ट बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से नीचे का ये लेवल होता है जिसको हम प्री कॉन्शियस बोलते हैं, और अनकॉन्शियस से ऊपर होता है। द प्री कॉन्शियस इज लाइक ए वेटिंग रूम। प्री कॉन्शियस लेवल जो हमारा होता है, ये प्री कॉन्शियस लेवल हमारा वेटिंग रूम होता है कि भैया अभी वेट कर ले व्यूज का। ये आया प्री कॉन्शियस समझ में। और भी बहुत सारी बेटा थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो भी उसमें टाइम लगेगा आपका, और इतना समझ में आ गया आपको। बाकी की आप डिटेल्स बुक से बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन है क्या है कि इधर भी कंटेंट बहुत है यार, बहुत कंटेंट बोलूंगा तो पता पड़े हम प्री कॉन्शियस पे ही आज एक दिन में फिनिश कर रहे हैं। अब दूसरा जो वर्ड आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। बेटा ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ये पूछा जाता है। अनकॉन्शियस माइंड कंप्रोमाइज मेंटल प्रोसेस, ये मेंटल प्रोसेस दैट आर इनअसेसिबल टू कॉन्शियसनेस, बट ये इन्फ्लुएंस करता है जजमेंट, फीलिंग्स और बिहेवियर को। अनकॉन्शियस मींस जहां हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, किसी चीज के बारे में पता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? अनकॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू फ्रूड 1915, फ्रूड ने क्या बोला भैया? 1915 के अंदर फ्रूड ने बोला द अनकॉन्शियस माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इज लाइक एन आइसबर्ग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड, the most important part of mind is the part you cannot see. Unconscious means बेटा आपके माइंड का ऐसा पार्ट जिसको आप नहीं देख सकते, जो अंदर डाल लिया आपने। एग्जाम्पल देता हूं इसका, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखता हूं। एक लड़का और एक लड़की दोनों प्यार करते हैं, दोनों जीने मरने की कसम खाते हैं, दोनों बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। आजकल तो कॉफी कैफे में मिलते हैं, पहले लोग बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। दोनों मरने जुलने की कसम खाते हैं। अब उनके बीच में विलन आ गया, कोई हमारे हम जैसा या साहिल भाई जैसा, बोला दूर हट जाओ वरना मारे जाओगे। उन दोनों को दूर हटा दिया। अब दूर हटाने के बाद में मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटी, जो समझाने की कोशिश करता हूं। हम हमारे जीवन में एक सेकंड यदि किसी के साथ बिताते तो वो नहीं भूल पाते। आप कभी जीवन में शिमला घूमने गए होंगे तो उसकी यादें आपके पास अभी तक होंगी। ऐसे अब यदि तुम किसी के संग टाइम बिताओ, स्पेंड करो, या इमोशनली उससे अटैच हो आप, और आप सोचोगे एक समय उसे भूल जाओ, तो ये होगा। अब आपकी शादी दूसरी जगह भी हो गई है, अब आपके बच्चे भी हो गए, अब आपके बच्चे भी हो गए, आपकी शादी हो गई है दूसरी जगह पर। अब आप क्या सोचोगे? अब आप क्या सोचोगे? जो वो टाइम बिता हुआ है इसको क्या करोगे? आप अनकॉन्शियस माइंड में डाल दोगे। अनकॉन्शियस माइंड मींस घर का स्टोर जा कबाड़े में पड़ा हुआ है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड की चीजें भी कभी सभी जब बाहर आती है, जब उनको एटमॉस्फेयर होता है, जब दिल को हल्का कर लेते हैं, कुछ जो दोस्त मिल जाते हैं, जाम पे जाम लगाए जाओ और दिल को हल्का किए जाओ, फिर कहते हैं वो हमने ऐसा किया, वो हमने ऐसा किया। तो वो क्या है? अनकॉन्शियस माइंड से वो चीजें निकाली जाती है। वरना हम क्या करते बेटा? अभी एक और एग्जांपल दूं, आपका कोई लवेबल पर्सन आपकी दुनिया में जिससे आप ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हो, आपके माँ बाप, प्रेमी प्रेमिका, मदर फादर, बच्चे बच्ची, कुत्ता बिल्ली गाय, जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, आपका इमोशनल सेंटीमेंट जिसके द्वारा, इफ समवन इज एक्सपायर्ड, हम रोते, याद करते, बिलखते, उसके बाद क्या करते? उस चीज को हम अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते।
जब भी तो कहते हैं कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बाद भी दुनिया चलती रहती है, क्योंकि ये दुनिया क्या करती है कि अभी जो है वो कॉन्शियस माइंड में है तो हम रो लेते हैं, बाद में इन सब चीजों को कहां डाल देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। अनकॉन्शियस माइंड से फिर बाहर आने में तो बहुत टाइम लगता है। जैसे यदि किसी पर्सन को सफलता मिलती है जीवन के अंदर, बहुत असफलताओं के बाद, तो वो क्या करेगा, जब सफलता के अंदर चूर होगा तो वो उन सारी असफलताओं को अपने पीछे अनकॉन्शियस माइंड में डाल देगा। वो कौन है, कहां है, क्या है, कैसे, वो याद भी नहीं करेगा उसे। इंसान वो है जो उसको हर चीज पता हो, हर चीज अनकॉन्शियस माइंड में ना डाले, जिसको पता है कि मैं कितनी असफलताओं के बाद सफल हुआ हूं। कल मैं एक बहुत अच्छी चीज पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी चीज के अंदर लिखी हुई, बिना पिटाई के तो सोना भी गहना नहीं बनता, बिना टीचर की मार के एक छात्र जीवन नहीं बना सकता, ऐसे ही बिना कारीगर मिस्त्री के हथौड़े से एक मूर्ति नहीं बन सकती, भगवान नहीं बन सकते। पत्थर को भगवान बनाने के लिए भी हथौड़ी की जरूरत होती है। तुम तो इंसान हो, आपकी तो छोटी मोटी पड़ रही है, छोटी मोटी छोटी मोटी छोटी मोटी, उनमें भी तुम होपलेस हो जाते हो। समझ में आया मेरे दोस्त? शब्दों की गहनता और शब्दों के अंदर जब डूबोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा इन शब्दों का मतलब क्या है। तो ये हमारे फ्रूड ने, इसने अनकॉन्शियस माइंड का समझ में आ गया, अनकॉन्शियस माइंड, और इसने क्या बोला, और दो चार लाइनें इसकी बता देता हूं। आवर फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिसीजंस आर एक्चुअली पावरफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड। एक लड़की ने मुझे प्रपोज, मुझे नहीं, एक लड़की ने किसी को प्रपोज किया, वो लड़का कह रहा नहीं मुझे माफ करो, मतलब किसी में मैं समझाने की कोशिश कर, मुझे माफ करो। क्यों? इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, बिफोर ही लव समवन एंड शी लेफ्ट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स 2 and 3 years he struggled, he cried, everything he did। अब क्या करता है, उसे उस चीज से डर लगने लग जाता है, करता नहीं। अच्छे अच्छे बुद्धिमान बोलते भाई लड़की के चक्कर मत पड़ना वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों बोलते हैं? खुद ने किया होता है, खुद ने कुछ टाइम खराब किया होता है, जब भी तो पता पड़ा बर्बाद हो जाओगे। तो ओवर फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिसीजंस एक्चुअली पावरफुली, हमारे जो फीलिंग्स, मोटिव्स और जो हमारा बिहेवियर है बेटा, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से भी, हमारा जो माइंड के अंदर अनकॉन्शियस माइंड है, उस जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे मोटिवेट होता है, उसके बेस पे ही करते हैं हम लोग। जैसे यदि आपने बचपन में चोरी की होगी तो आपको पता है कि किसी ने थप्पड़ मारा है, तो अब क्या करोगे आप, ओह नहीं चोरी भाई मैं नहीं करूंगा। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस माइंड से आके तुरंत कह देगा भाई मारे जाओगे। Freud applied these three systems to his structure of the personality or psyche, the id, ego and superego. Here the id is regarded as entirely unconscious, while as the ego and superego have the conscious। देखो इसने कितनी बढ़िया चीज बोली है कि भैया जैसे हमारे माइंड के अंदर इड जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, बस कर डालना है। लेकिन जो हमारा प्री कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और जो ये जो ईगो और सुपर ईगो है ये हमारे कॉन्शियस होते हैं। ईगो एंड सुपर ईगो हमारे कॉन्शियस होते हैं और इड हमारा अनकॉन्शियस होता है। द अनकॉन्शियस माइंड कंटेन्स ओवर बायोलॉजिकली बेस्ड इंस्टिंक्ट्स फॉर द प्रीमिटिव अर्जेस फॉर सेक्स एंड एग्रेशन। Freud argued that our primitive urges often do not reach consciousness because they are unacceptable to Freud। देख कितनी बढ़िया चीज लिखी है, हाय हाय। हमारे साहिल भैया दीपिका पादुकोण से शादी करना चाहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। आई वॉन्ट टू गेट मैरी विद दीपिका, ऐसे नाम नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। आई वॉन्ट टू गेट मैरी विद सम ड्रीम गर्ल, अनकॉन्शियस माइंड। और जब ये अकेले बैठते हैं, कोई भी बैठता है, बच्चे का नाम नहीं, कोई भी बैठता है तो ये सोचते हैं मैं जाऊंगा, मिलूंगा, बुके दूंगा, गले लगाऊंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, बहुत रईस है यार, बड़े अच्छे गद्दे के ऊपर लेटा रहूंगा, जिंदगी बड़ी चिल हो जाएगी, ओ मस्त जिंदगी जीऊंगा। कोई बोलेंगे यार ये तो उसका ये क्या हुआ, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज और जो फीलिंग्स आपकी दबी हुई है उनको आप एक्शन में लाने में बहुत मुश्किल काम है, एक्शन में नहीं ला सकते। जैसे ये लिखा हुआ ना स्ट्रेंजर, यदि तुम किसी अजनबी के बारे में तुम सोच लोगे जिसको तुम जानते ही नहीं हो,
तो एक्शन में लाना तो मुश्किल है ना भाई। अब ये सोचे ऐसा, तो एक्शन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। However, if both your id and your super ego, ये तो ये यहां का हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रूड आर्ग्यूड दैट ओवर प्रीमिटिव अर्जेस, इसने तो लिखा हुआ है सेक्स। कई लोग सेक्सुअल ड्राइव्स भी रखते हैं इंटरनली, इसके साथ कर लूं तो ये हो जाएगा इनसाइड। रेशनल कॉन्शियस slaves pupil has developed a range of defense mechanism to avoid knowing with their unconscious motives and feelings are। यदि किसी के लिए unconscious motives and feelings, देखो दुनिया में फीलिंग्स किसी के लिए कहीं भी कुछ भी हो सकती है ना। यदि आप किसी सुंदर बच्चे को देखो तो उसको ऐसा नहीं करेंगे अरे यार ऐसा मेरा बच्चा होता। सुंदर लड़की होती तो मेरी वाइफ होती है, क्या पता। सुंदर बॉय होता तो ऐसा ही होता। ये तो फीलिंग्स है। जैसे एक, मैं सुन रहा था पूरी कहानी तो मेरे को याद नहीं है, कि हमारे जैसे प्रभु के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बोल देता हूं आपको। जैसे प्रभु मोहिनी रूप के अंदर जब समुद्र का वो हो रहा था, क्या कहते हैं, समुद्र मंथन जब हो रहा था, तो मोहिनी प्रकट हुई। मोहिनी प्रकट होते ही सभी देवताओं के अंदर जो मोहिनी को कैद करने के लिए, किसी ने सोचा मैं प्रेमिका बनाऊं, किसी ने सोचा कुछ बनाऊं, किसी ने सोचा कुछ बनाऊं, ये मेरी वाइफ होती, ये मेरा कोई कुछ होता, ये मेरी प्रेमिका होती, ये मेरी माशुका होती। सबने ऐसा सोचा, वो इतनी सुंदर थी। लेकिन इंद्रदेव जो थे, इंद्रदेव ने उसमें पुत्री रूप देखा। इंद्रदेव ने उसमें पुत्री रूप देखा कि ऐसी मेरी पुत्री होती। तो वो मोहिनी बड़ी खुश हुई कि मेरे इन सब के अंदर आपने सिर्फ मुझे पुत्री का रूप दिया है, तो मैं आपके जब जन्म लूंगी तो मैं राधा रानी बन के आपके घर में आऊंगी और इस मोहिनी से अत्यंत बड़ी सुंदर रूप में आपके जन्मूंगी और आपके घर के अंदर मैं राधा रानी बन के आऊंगी। ये क्या चीज है बेटा? हमारे पर्सन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर यदि कोई मोटिव्स और फीलिंग्स रखते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अरे ये जो माइंड है ना, बहुत बड़ा स्टोर है हमारा। 1 घंटा हो गया, चलो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। हमारा माइंड बहुत बड़ा स्टोर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है। लेकिन हमें करना क्या है? इनको कंट्रोल करना है, ज्यादा स्टोरेज नहीं बढ़ाना है, चीजों को आउट माइंड के लेवल तक कुछ नहीं लेके आना है। Indeed, the goal of psychoanalysis is to reveal the use of such defense mechanism and thus make the unconscious to conscious। Unconscious mind के अंदर जो भी चीज है, या कोई पर्सन अनकॉन्शियस है, तो हमारा जो मेन गोल क्या है? अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना ही हमारा मेन गोल है। उसके बाद फ्रूड ने एक एग्जांपल दिया था, देखो कितनी बढ़िया बात की। जो हमारे मन में और अनकॉन्शियस माइंड में बोलता होता है ना, वो ही हम बोल देते। जैसे मेरे माइंड के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे माइंड के अंदर चल रहा है कि ये बेकार आदमी है, तो मैं क्या कहूंगा? अरे तू तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और बेकार आदमी कहां जा रहा है? ओए, तुरंत कभी सभी क्या होता है, हमारी जो स्लिप ऑफ टंग होती है ना, उस स्लिप ऑफ टंग में वो निकलता है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। सुंदर लड़की जा रही थी, साहिल भाई उसके ख्वाबों में खो हुए थे। ये बोल रहे थे कब इनको मैं कब आई लव यू बोलूं, बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन बात में उन्होंने बोला आई लव यू। भाई गलती हो गई मेरे से तो। अरे माइंड में चली तुम्हारे यही रहा था, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये स्टोरी था, तुम्हारी स्लिप हुई तो तुमने बोल दी। अब देखो सिगमंड फ्रूड ने एक एग्जांपल दिया है। फ्रूड इन 1920 फ्रूड ने एक एग्जांपल दिया ऑफ सच ए स्लिप व्हेन ए ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक किसी ने रेफर किया था, उसने बोला था उसके कलीग ने whom he was irritated, जिससे वो इरिटेट होता था, उसको बोला था द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम द हेल, द ऑनरेबल मेंबर ऑफ फ्रॉम हेल। कोई पर्सन जो इरिटेट करता था साथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो उसको पता था ये हेल बड़ी खोपड़ी खाजा करता है, इरिटेट करता है, तो उसने बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसने क्या बोला? द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम हेल इंस्टेड फ्रॉम हुल। हुल की जगह उसने क्या बोला? हेल से। तो ये क्या हुआ? उसके माइंड में जो इरिटेट कर रखा था, जो स्टोर था, उसने वो यूज कर दिया। ये चीज आपके समझ में आई बेटा? तो सिगमंड फ्रूड हमारे ग्रेट साइकियाट्रिस्ट है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को एक्सप्लेन किया। इस स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के अंदर सिगमंड फ्रूड ने बेटा इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में समझाया है, जो आपको याद करना है। और कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस
और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। इस पूरी थ्योरी को यदि आप इसको थ्योरी बोलेंगे तो एक साइको एनालिटिकल थ्योरी बनती है, साइको एनालिटिकल थ्योरी बनती है। और यदि आप इसको दूसरे शब्दों में समझना चाहिए, इट्स एन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसको आप समझ सकते हैं। बाकी मेरे दोस्तों, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं। यदि आज आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं और बाकी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मोटिवेट करें, कमेंट्स करें, आपको कैसा लगा, कैसी अच्छी लगी, कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां, कुछ शेयर, कुछ सब्सक्राइब, कुछ लाइक और कुछ व्यूज आप बढ़ाइए, दीजिए। आपका कोऑपरेशन अब तक बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके इसी कोऑपरेशन के कारण हम वीडियोस बना रहे हैं। वरना मैं टेक्नोलॉजिकल पुअर हूं, मैं ये मानता हूं, ये आप सबका मोटिवेशन है जिसके कारण हम ये सीख गए हैं कि भाई कैसे यूट्यूब पे जाया जाता है। तो आप लोगों का मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे, आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ।